नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। इंडिया इन्वायरमेंटल एक्शंस इन इंडिया के इस 8वें एपिसोड में आप स्वागत है। अ, इस इस महीने यानी कि पिछले साल के जून महीने से हम हर महीने लगभग एक एपिसोड करते हैं इन्वायरमेंटल एक्शंस को लेकर के, जो भी काम है इंडिया में। हर महीने एक या दो एपिसोड हम करते हैं जिसमें हम एनवायरमेंट के ऊपर जो रचनात्मक काम हुए हैं उसको लेकर के उस पे एपिसोड बनाते हैं, या अ, उसके ऊपर जो रचनात्मक गतिविधियां हुई हैं उनके ऊपर हम जिन लोगों ने काम किया उनके साथ बातचीत करते हैं। इस पूरे एपिसोड की जो श्रृंखला है, इसकी जो खास बात है, हम इनमें डायरेक्टली उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों की बातें सुनते हैं जो इन कार्यों से जुड़े रहे हैं, एनवायरमेंटल के एक्शन से जुड़े रहे हैं, चाहे वो संघर्ष का काम हो चाहे रचनात्मक का काम हो। तो उन तमाम तरह के पायनियर लोगों के साथ हम सीधा बातचीत करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, उनकी जो रचनात्मकता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये खास बात है इस पूरे प्रोग्राम की। हम अभी तक 7 एपिसोड कर चुके हैं और ये 8वां एपिसोड है। अभी तक हमने अलग अलग राज्यों के अलग अलग अभिनव प्रयोगों के ऊपर हमने एपिसोड्स किए हैं, जिसमें हमने गुजरात से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, उत्तराखंड से और यूपी जैसे तमाम अलग अलग स्टेटों से। तो इस तरह के अलग अलग स्टेट से हम स्टेट से हम अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को लेते हैं और उनके साथ हम जिन लोगों ने उसमें भागीदारी की है, जिन लोगों ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया है, उस पे हम उनसे हम बातचीत करते हैं। आज बारी है उड़ीसा की। हम उड़ीसा के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आज। उड़ीसा में एक जगह है जिसको हम गंधमर्दन बोलते हैं। ये एक पर्वत का एक रेंज है, छोटा सा 90 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक पर्वत है। और इसकी तलहटी पे और इसके आसपास जो है बहुत सारे आदिवासी लोग निवास करते हैं। करीब करीब 30,000 की आबादी इस पूरे क्षेत्र में है, जिसमें अधिकतर जो है आदिवासी लोग हैं। ये लोग अपने जल अपने जीवन के लिए, अपने जल के लिए और तमाम अलग प्रकार के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए इस जंगल पर निर्भर हैं। कई तरह के उनसे यहाँ से वो फल, फूल, कंद और कई ऐसी चीजें जो उनको कैश के रूप में बेनिफिट करती है, उसको प्राप्त करते हैं। इस पर्वत का नाम गंधमर्दन कई कारणों से पड़ा, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि इसमें बहुत प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका मेडिसिनल उपयोग है। इस पूरे क्षेत्र में एक स्वास्थ्य व्यवस्था इसके इर्द गिर्द पारंपरिक रूप से डेवलप हुई है। वैद्यों का एक पूरा सिस्टम है, यहाँ के लोकल वैद्य होते हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों का उपचार करते हैं, यहाँ इसी क्षेत्र की जड़ी बूटियों को लेकर के। तो इस तरह का स्वास्थ्य से रिलेटेड भी महत्व है। इसके अलावा यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक भी महत्व है। तमाम प्रकार के महत्व हैं जिसकी वजह से इसके आसपास रहने वाले लोग इस पूरे पर्वत को जो है अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं और पवित्र भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पर्वत पे एक और खूबी है। इसके नीचे जो है एक बहुत बड़ा बॉक्साइट का भंडार छिपा हुआ है और तमाम प्रकार की जो बॉक्साइट की जो माइनिंग कंपनियां हैं वो इस भंडार के ऊपर नजरें गड़ाई हुई हैं। तो सबसे पहले 70 के दशक में जो है यह यहाँ से बॉक्साइट खनन करने के लिए जो है एक प्रपोजल बनाया गया है। बाल्को नाम की एक कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, उसको ये जिम्मा दिया गया है कि यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाए। लेकिन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसको हम बाल्को विरोध आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद तमाम अलग अलग सालों में जो है बहुत कोशिशें हुई इस बॉक्साइट की माइनिंग को लेकर के, सरकार की तरफ से हुई। बाल्को के बाद एक और कंपनी, फॉरेन कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन बार बार यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं और यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने कोशिश किया
कि जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, जो यहाँ की जैव विविधता है, उसको नुकसान ना हो, और सिर्फ बॉक्साइट के नाम पे जो है 30,000 से अधिक लोगों को बेदखल ना किया जाए। तो इसके लिए लोग दशकों से संघर्षरत हैं। अभी तक जो है बखूबी उन लोगों ने उस संघर्ष को बनाए रखा है और अपनी संस्कृति को, अपने जैव विविधता को बचाए रखा है। इस पूरे आंदोलन के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे पास दो लोग हैं। एक त्रिलोचन पूंजी जी जो जुड़ गए हैं, वो बालंगीर में हैं, पेशे से वो वकील हैं, लेकिन फुल टाइम आंदोलनकारी हैं। जिंदाबाद नाम का एक संगठन वो चलाते हैं, जो आदिवासियों और वहां से जो पलायन करके जो माइग्रेंट मजदूर होते हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। और बाल्को का जो ये आंदोलन था उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। हमारे साथ कुछ देर में एक और साथी जुड़ेंगे जिनका नाम है लिंगराज आजाद जी। उन्होंने भी इस आंदोलन, उन्होंने और उनके और साथियों ने मिलकर के ये आंदोलन चलाया था। उन्होंने जो है नियमगिरी का आंदोलन भी चलाया था लिंगराज जी ने। लिंगराज जी समाजवादी जन परिषद से जुड़े हुए हैं और नियमगिरी सुरक्षा समिति से भी जुड़े हुए हैं। तो वो भी आएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब तक वो आते हैं, हम बातचीत को शुरू करते हैं त्रिलोचन पूंजी जी से। तो त्रिलोचन पूंजी जी, आप अगर लिंगराज जी अभी आ रहे होंगे तो उनसे पहले अगर आप अपनी बात रख दें तो लिंगराज जी को हम बाद में टाइम देंगे। त्रिलोचन जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज का जो प्रोग्राम में जो परिवेश के ऊपर और जो गंधमार्दन बचाओ बाल्को हटाओ आंदोलन के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त में उसका इतिहास और उसका जो प्रभाव है वो एनवायरमेंट के ऊपर, और अभी कैसे तो ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन, आप देखोगे जितना भी आंदोलन परिवेश सुरक्षा के ऊपर काम हो रहे हैं, गंधमार्दन एक ऐतिहासिक आंदोलन। वो जो आंदोलन 1982 से 88 तक, 1982 से 1988 तक आंदोलन चला। जो 80 दशक में वो आंदोलन शुरू हुआ था, वही टाइम में एक भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो बाल्को कंपनी आए थे, और गंधमार्दन में एशिया का 1 नंबर बॉक्साइट है, तो वो बॉक्साइट लेने के लिए वो लोग आए थे। तो वहाँ का जो जीत जी ने पहले बता दिया, उसका जो जंगल का, वो पहाड़ों का जो चारों तरफ जो आदिवासी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, वो उसका जीविका वो गंधमार्दन से जुड़े हैं। तो इसलिए वही भी एक कारण है। दूसरी एक कारण है, वो धार्मिक स्थल भी है, जो हरिशंकर और नृसिंहनाथ, वो दोनों तरफ में वो जो दर्शनीय स्थान है, उसका एक हिस्ट्री है। गंधमार्दन कैसे आया, कैसे वो रामायण से जो आया, उसको जो लखन को शक्तिभेद हुआ था, एक जो हनुमान ने लेकर आया था, वो पीस वहां गिर गया, तो वो गंधमार्दन है। और उसके बारे में बताऊंगा तो वो टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा रोक देता हूँ। एक ट्राइबल जो वो हरी, एक नाम हरी और जमुना, वो जो वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कान ट्राइब का आदिवासी है, वो लोग वहाँ पे कंदमूल लेने के लिए गए थे, और वो जो हरिशंकर नृसिंहनाथ भगवान को पाए थे, वो एक हिस्ट्री है। वो तो एक चैप्टर है। दूसरे है गंधमार्दन का, जो आप देखोगे तो गंधमार्दन 90 किलोमीटर लंबा है, उसका लंबाई लेंथ 90 किलोमीटर है और चौड़ाई 13 किलोमीटर। वो एक ही पानी है, वो गंधमार्दन हिल रेंज है, एक पर्वत श्रेणी है। और वो जो गंधमार्दन में 22
22 श्रोता झरना है, हर दिन बहता है। और जो बारिश के टाइम में बहुत उसका गिन नहीं सकते, इतना भी झरना निकलता है। और आपका वही गंधमार्दन से 2 नदी निकले है, एक औंग नदी और एक सुक्तेल नदी। अभी जे दोनों नदी के नदी में तो डैम का काम 90% हो गया है। जो सुक्तेल वो भी गंधमार्दन से निकले हैं, वो बलांगीर जिले में। और दूसरे जो गंधमार्दन से निकले हैं वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जो अंग वो भी प्रपोज है। वो दोनों नदी वो गंधमार्दन से निकले हैं। अभी वो बड़ा बड़ा डैम बन रहे हैं। और वहां पे 225 प्रकार अमूल्य वनस्पति है। 225 प्रकार अमूल्य वनस्पति है, जहाँ पे आप देखोगे तो बहुत धीरे धीरे जड़ी बूटी खत्म हो रहे। अभी वो अमूल्य वनस्पति को हम कैसे संरक्षित रखें आगामी पीढ़ी के लिए, वो भी हमारे लिए चुनौती है। वो बहुत प्रकार पक्षी है, विचित्र पक्षी है। और दूसरे 26 प्रकार 26 प्रकार वन्य जंतु है जो गंधमार्दन में। वो जो और वहां पे आपका जो देखिए हिस्टोरिकल देखेंगे तो आपका महर्षि कपिल, मार्कंड, अष्टवक्र, नागार्जुन, रामचंद्र, पंचु पांडव, वो सब वहां पे उसका स्थिति है। और देखेंगे तो बौद्ध विहार भी था, बौद्धवार यूनिवर्सिटी भी था। वो बहुत सारी गंधमार्दन से जुड़े हैं। मैं यो ऐसे वो क्यों बोल रहे हैं? वो गंधमार्दन एक पहाड़ नहीं है, एक डंगर नहीं है, एक जंगल नहीं है। गंधमार्दन वो जो इलाका का लोग का हम माँ बोलते हैं गंधमार्दन को। गंधमार्दन माँ जिससे पाला पोसा करके बड़ा करता है, वो गंधमार्दन हमको फल मूल कंद औषध आपका जड़ी बूटी हमारा जो रोजी रोटी वो गंधमार्दन देता है। इसलिए हम गंधमार्दन को माँ बोलते हैं। इसलिए हमारा उड़िया में हम स्लोगान दिए थे वही टाइम में, जान जो जीवन जो गंधमार्दन बचित हो, मरमु पछे मरमु जान जो जीवन जो गंधमार्दन बचित हो, मैं मैट के नहीं कोरी दो मरुस्थान गोले पछे जो जान। इसका मीनिंग है, अब थोड़ा उड़िया समझ जाते तो नहीं समझते मैं दोबारा बोलता हूँ। जान जो जीवन जो मतलब हमारा जान चल जाएंगे, जीवन चल जाएंगे, वो गंधमार्दन को हम बचाएंगे। और दूसरे है वो मैं मैट के नहीं करी दो मरुस्थान गोले पछे जो जान। हमारे वो मैं मैट के नहीं कर दो, वो जो मरुभूमि हो जाएगा वो गंधमार्दन को अब बस साइड नहीं जाएंगे तो वहाँ तो बीडीनाथ चौधरी परिवेश कमेटी वो लोग रिपोर्ट दिया है, वो ड्रॉट हो जाएगा। इसलिए हम मैं मैट के नहीं कर दो मरुस्थान गोले पछे जो जान, हमारा जीवन चल जाएगा लेकिन हम गंधमार्दन को कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो हमारा नारा था वही 80 दशक में। लेकिन इसका और एक चैप्टर है जो आपका देखेंगे, तो गंधमार्दन का जो आंदोलन के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। वही है जो 17 अप्रैल 1988 और 15 मई 1988 2 बार वही टाइम में जानकी वल्लभ पटनायक चीफ मिनिस्टर था उड़ीसा का। तो वो लोग ने बोला हमने गंधमार्दन से कभी खनी वो जो माइनिंग नहीं करेंगे, हम शपथ लेता हूँ नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो बात हो गया। वो लोग क्या है वही टाइम में वो हाईकोर्ट में पिटिशन डाला था। हाईकोर्ट में जब पिटिशन डाला था, हाईकोर्ट को भी वो लोग लिख दिया, हाईकोर्ट को बता दिया 8 सितंबर 1991 में उड़ीसा सरकार ने बता दिया हम वहीं पर तो खनी वो जो माइनिंग खोलने का काम बंद कर दिया है, उसके ऊपर केस कोई जरूरत नहीं। इसके बाद देखेंगे वो तो सरकार ने बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट को। फिर अभी 15 सितंबर 89 से
वही टाइम में हेमानंद बिस्वाल चीफ मिनिस्टर था। तो उसका जो माइनिंग का जो कोटा दिया था, वही कोटा को हम रद्द कर दिया बोल के वो लोग भी हमारा जो हाईकोर्ट को बता दिया। लेकिन अभी भी कोई वो जो कंपनियां वो अप्लाई कर रहे हैं गंधमार्दन से वो बॉक्साइट लेने के लिए, इसलिए अभी भी गंधमार्दन सुरक्षित नहीं है। हम गंधमार्दन को डिमांड करते हैं उसको जातीय संपत्ति घोषणा करने के लिए, नेशनल प्रॉपर्टी, लेकिन सरकार नहीं करते हैं। आप जानते हैं देश दुनिया में परिवेश का कैसे असर पड़ रहा है। आपका जो अभी जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रहे हैं, बर्फ धीरे धीरे खिसक रहे हैं, वो जो जानबूझ के भी सरकार जी जिम्मेदारी निभाना है वो जो वेलफेयर स्टेट में अभी वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो कंपनी के साथ वो लोग है, क्योंकि वो कंपनी वो लोग को चांदा देता है इलेक्शन टाइम में, और वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और जितना भी पॉलिसी आता है वो जो जल जंगल जमीन खनी पानी सबको बेच देते हैं। उसको लिए हम जो जहाँ पे भी वो आंदोलन हो रहे हैं, आप देखोगे तो ज्यादातर आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, शोषित लोग, वो लोग आंदोलन करते हैं जो ग्राउंड पे। आप देखोगे उसका जीवन जीविका उसके जुड़े हुए। आप जानते हैं 1972 में जो विश्व परिवेश प्रथम परिवेश सुरक्षा के एक अंतर्जातिक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, वो स्टॉकहोम में वही में भारत अधिकांश राष्ट्र में वो लोग योगदान किए थे। अभी वही जो डाटा जो बोल रहे हैं, वो जो भारत का जो स्वाधीन आपका जो इंडिपेंडेंट स्वाधीन के पहले 23% जंगल था, उसका धीरे धीरे कमते कमते अभी बहुत आपका रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया। अभी जैसे स्थिति है सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने वो जंगल को हमने जंगल नहीं मानते हैं, क्योंकि आप जंगल माँ है हमारा जो इतना संस्कृति है, परंपरा है, आपका देवी देवता है, सब हमसे जंगल से जुड़े हुए हैं। उसका जो आप देखोगे तो हमारे एक सीनियर साथी ने एक स्टैटिस्टिक निकाला था वही आंदोलन के टाइम में, उसका जो नाम है मदन मोहन साहू। वो लोग एक पेड़ जीवन काल में कितना फायदा देता है, वो लोग स्टैटिस्टिक दिया था, वो 15,70,000 फायदा देता है एक पेड़ मानव समाज के लिए। क्या क्या काम करता है? एक काम वो जो वायु साफ करने के लिए 5 लाख, वो पानी सफा करने के लिए 3 लाख, वो जो ऑक्सीजन जो देते हैं 2.5 लाख, वो मिट्टी को जो संरक्षण करते हैं 2.5 लाख, वो जो आर्द्रता जो क्रिएट करते हैं 2.5 लाख, वो प्रोटीन जो खाद्य देते हैं, खाना देते हैं, वो पूरे 20,000। इस हिसाब से 15,70,000 एक पेड़ देता है जीवन काल में। हम पेड़ के वो इतना हम समझते हैं, वो कॉमन समझते हैं, किंतु पेड़ हमारा लिए कितना अत्यंत जरूरी है। जो परिवेश के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, वो भी समाज भी धीरे धीरे अभी खतरा में आ रहे हैं। वो जो परिवेश के जिसे के ऊपर खतरा पहुंचाते हैं वो समाज के लिए भी खतरा है। इसलिए गंधमार्दन एक ऐतिहासिक आंदोलन है, गंधमार्दन एक साधारण आंदोलन नहीं है। आप देखोगे कहां से कहां भी कोई हिंसा हुआ है, लेकिन गंधमार्दन में हिंसा नहीं हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए, वो अहिंसा माध्यम से वो आंदोलन को चलाया। इस हिसाब से आप देखोगे तो आंदोलन का हम मानते हैं, वो सब लोग मानते हैं वो ऐतिहासिक आंदोलन है। गंधमार्दन एक साधारण आंदोलन नहीं है। वो गंधमार्दन का बहुत सीखने की चीज है, वो जानने की चीज है। जो लोग भी परिवेश ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग भी वो जो जंगल सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, गंधमार्दन से वो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी वो जो जैसे आप गंधमार्दन और हिमालय का आप जो कंपेयर करेंगे, तो हिमालय भी में गया है
आपका हिमालय को सारे उत्तराखंड घूमे हैं, आपका जो मंसूरी जो गए हैं, रानीखेत गए हैं, बहुत सारे इलाका घूमे। उसका जो पेड़ है आपका देखोगे तो हिमालय में जैसे पेड़ है, आप गंधमार्दन भी ऐसे पेड़ देख पाएंगे। जैसे ऊंचाई वो पेड़ रहते हैं हिमालय में, वो गंधमार्दन में भी ऊंचाई पेड़ रहते हैं। उससे कंपैरिजन, और जो जितने जड़ी बूटी है अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसको हम बताना पड़ेगा, नहीं तो आगामी दिन में उसका जो लोप हो जाएगा वो नहीं मिलेगा। और गंधमार्दन का जो अभी जिस स्थिति है, गंधमार्दन में अभी वो जो वन्य जंतु भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वन्य जंतु भी कम रहे हैं। और मेरा एक कहना है, गंधमार्दन में जितना भी चारों तरफ गांव है, उसके सब गांव में वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो जंगल अधिकार स्वीकृति आइन जो 2006 में आया और अभी 2008 में जो लागू हुआ, उसके ध्यान में रखते हुए हर गांव में कम्युनिटी क्लेम होगा तो गंधमार्दन ये बच पाएगा, नहीं तो वो जंगल डिपार्टमेंट अभी नहीं गंधमार्दन को आप जो भी साथी लोग आएंगे तो देखें क्या अभी गंधमार्दन का जो पहले जैसे था अभी ऐसे नहीं है। धीरे धीरे कमते जा रहे हैं, जड़ी बूटी कमते जा रहे हैं, वो जो आपका वन्य जंतु कमते जा रहा है, लेकिन सरकार कोई परवाह नहीं रखता है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम ये गंधमार्दन को जो सुरक्षा करने के लिए हम जो काम करते हैं, हमने हमारे लिए नहीं करते हैं, वो समाज के लिए करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, दुनिया में जितना मानव के लिए करते हैं। लेकिन गंधमार्दन में आपका इतना जैव विविधता है, आपका इतना बहुत सारी चीज है, आप बताओगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गंधमार्दन ऐसे पहाड़ है जहां पे आप ऐसे कोई कंदमूल, इतना भी कंदमूल लेके लोग बचते हैं, कंदमूल खा के आपका हड्डा बेहरा आयला जो आपका जो जंगल जात द्रव्य है उसको भी लोग मैंने 6 महीने तक परिवार लोग बचते हैं, उसका जीवन जीविका चलाते हैं। वो जो पानी निकलता है झरना से, कोई खेती में चाष होता है, उसको हम देखेंगे तो गंधमार्दन में वो जो ऐतिहासिक आंदोलन है, वही आंदोलन तो एक चैप्टर हुआ अभी, जो फिर सरकार कोशिश कर रहे हैं और जो कंपनी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बीच में कनाडा का एक कंपनी कॉन्टिनेंटल रिसोर्स लिमिटेड आए थे गंधमार्दन को वो बक्साइट लेने के लिए, वही टाइम में बहुत विरोध हुआ। अनस्पद में 1999 में हमने लीड किया था और बहुत सारे लोग जमा हुए थे, वो रेंजर और जो ऑफिशियल लोगों को बहुत घेराव किया, उसके ऊपर बहुत मैंने धमकी दिया, हमारा ऊपर भी केस हुआ। हम तो केस तो होगा, लेकिन क्यों करते हैं केस? वो सरकार का जिम्मेदार है, सरकार वो परिवेश को सुरक्षा करेगा, जंगल को सुरक्षा करेगा, वो मानव समाज को सुरक्षा करेगा, वो भी संविधान में देता है, वो संविधान में लिखा रहा है, लेकिन सरकार उल्टा काम कर रहा है। अभी देखोगे तो मैं कोई सरकार को अच्छा सरकार, कोई को बुरा सरकार नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी देखोगे अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी 2014 में जब आपका मोदी सरकार आए, वही के हिसाब से धीरे धीरे आपका जो जितना भी
लोगों के लिए, लोगों को हित के लिए जितना भी कानून था उसके वो लोग खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। अभी देश में आपका जो भातृत्व भाव जो रहना है उसको भी मैंने खत्म करने लगे हैं। अभी वो संविधान, अभी इंडियन सिविल कोड कानून भी लेने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो परिवेश प्रेमी है, जो लोग परिवेश के ऊपर काम करते हैं, उसको विश्लेषण करना होगा, उसको समझना है। नहीं तो आगामी पीढ़ी में वो जो अभी जो कानून आ रहे हैं, अभी देखो जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट रूल 2022 जो आ रहा है, वो जो ग्राम सभा का जो पावर था उसको काट देता है, क्योंकि ग्राम सभा बाद में उसको परमिशन लेगा, तो कोई मतलब नहीं। पहले तो पेड़ कट जाएगा, पहले तो माइनिंग हो जाएगा, पहले परिवेश ध्वंस हो जाएगा, इसके बाद आप ग्राम सभा करो तो कोई मायना नहीं रहेगा। वो भी भयानक स्थिति है, अभी उसका भी लागू हो जाएगा। अभी गंधमार्दन से नियमगिरी का देखो, नियमगिरी जो बचाया है, नियमगिरी वो जो फॉरेस्ट राइट का जो आपका जो ग्राम सभा, सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दिया ग्राम सभा निष्पत्ति, तो ग्राम सभा से वो लोग बचा है। अभी ग्राम सभा का पावर यदि आप उसको हटा देंगे तो परिवेश के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अभी हम गंधमार्दन में कोई झरना है, कितना झरना है, कितना दुर्ग है, कितना गढ़ है, कितना गुम्फा है, उसको भी एक कोई लोग सहयोग करेंगे तो उसको एक सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज है। हम तो कोशिश किया है उसको डाटा कलेक्शन करने के लिए। वो लोग आपका जो वृक्ष संपद है, तीर्थपीठ है, जनजीवन है, नदी झरना जल संपद वही है, डूंगरी खोल पखा उदर वही भी है, दुर्गढ़ इतिहास संबंधी वही भी एक तथ्य सर्वे करना जरूरी है गंधमार्दन के ऊपर। वो जीव जंतु, वो जलवायु, मिट्टी और वो पक्षी सरीसृप, उसके सब हम एक सर्वे करके तो उसको डाटा निकालेंगे तो और आगे जाने के लिए और उसको लोग को, दुनिया को जागरूक करने के लिए सहयोग होगा। बीच में गंधमार्दन सुरक्षा आंदोलन में, गंधमार्दन में जो अभी जो संकट तत्कालीन परिवेश परिस्थिति है, वो जो गंधमार्दन को अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी लोग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं है आंदोलन अब खत्म हो गया है, आंदोलन अभी भी लोग चारी तरफ लोग जागरूक है, कभी ना कभी वो लोग आएगा गंधमार्दन को क्षति पहुंचाने के लिए। इसलिए हमने गांव-गांव में कमेटी किया है, गांव में संगठन बनाया है, और हमारा एक पत्रिका भी पहले निकलते थे गंधमार्दन संदेश बोल के, अभी कोई कारण से वो उसका नहीं निकल पाया, बीच में रुक गया है। उसको भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और वो जो आंदोलन में ऐसे नहीं है, वो जो ग्राउंड में जो लोग थे वो लोग आंदोलन में तो सक्रिय भूमिका लिए, वो लोग तो वो फ्रंट टू फ्रंट वो लोग सामना करे, लेकिन गंधमार्दन में हाईकोर्ट का जो वकील है, वो भुवनेश्वर में जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, हर जिले के हर सब डिवीजन में, हर सब संबलपुर में, वो सब जगह में कमिटी था। और इसलिए वो कोई प्रशासनिक लोग भी सहयोग किए थे, कोई पुलिस लोग भी सहयोग किए थे, डायरेक्ट नहीं किए तो इनडायरेक्ट भी वो लोग का समर्थन था। तो इसलिए आंदोलन का बड़ा ऐतिहासिक रूप से आंदोलन सफल हुआ। आप जानते थे वही टाइम में डॉक्टर बी डांग चौधरी कमेटी, परिवेशविद कमेटी, वो लोग भी आए थे वो जानने के लिए। वही टाइम में बहुत बड़ा सभा हुआ था नरसिंहनाथ में,
वही टाइम में भी रिपोर्ट दिया वो लोग, गंधमार्दन को माइनिंग हो जाएगा, गंधमार्दन टूट जाएगा, तो वो जो वेस्टर्न उड़ीसा, जो उड़ीसा का देखो, अब वेस्टर्न उड़ीसा में गंधमार्दन है, आप जानते हैं, अनडिवाइडेड संबलपुर, अनडिवाइडेड बलांगीर, वो जो उधर रहते हैं, जो अनडिवाइडेड संबलपुर अभी बरगढ़ हो गया, और उधर बलांगीर, वो दोनों तरफ वो बीच में आपका गंधमार्दन है। आगे जाओगे तो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कलाहंडी लगे हुए हैं, ऐसे गंधमार्दन का स्थिति है, जो जोग्राफिकल स्थिति है उसका। गंधमार्दन का जो आप देखोगे तो वो जितना भी जंगल रहते हैं वो अलग टाइप का है, उसका जो जोग्राफिकल है, उसका जो देखोगे तो बहुत सारी चीज अलग है। इसलिए गंधमार्दन को हमने बचाने के लिए शपथ लिया है। गंधमार्दन को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गंधमार्दन चल जाएगा तो वेस्टर्न उड़ीसा मरुभूमि हो जाएगा। वो गंधमार्दन के लिए बारिश होता है वहां पे, आप जानते हैं, हम जो एरिया में रहते हैं वो बलांगीर है। अभी नेशनल इंटरनेशनल भी लेवल पे भी वो चर्चा हो रहे हैं। यहाँ पे राजीव गांधी आए थे, इंदिरा गांधी आए थे, आपका जितना भी वो कोई लोग आए थे। यहाँ पे भुखमरी है, वो आपका जो बच्चे बेचा जाता है, आपका वो जो माइग्रेशन जो होते हैं, लाखों लोग माइग्रेशन होते हैं, पलायन होता है जो साउथ इंडिया के, फिर भी लोग वही काम सरकार करना चाहिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, रोजी रोटी देने के लिए। क्यों गंधमार्दन के ऊपर वो लोग हमला कर रहे हैं? अच्छा, गंधमार्दन को जो बचाते हैं वो लोग क्या दोषी है? गंधमार्दन जब बचेगा तो मानव समाज बचेगा, वन्य जंतु बचेगा, जैव विविधता बचेगा, लोगों का जीविका बचेगा, लोगों का जो संस्कृति परंपरा, वो आपका देवा देवी वो जो जुड़े हुए हैं वो लोग, वो भी बचेगा। इसलिए मैं वही जो आज का जो जूम मीटिंग में जिनने हमको जो मौका दिया शिक्षा आंदोलन के ऊपर, मैं हमारा आंतरिक सहित जीत जी को हमने धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री बताएंगे, हम कितना जेल गए हैं, कितना हमारा ऊपर झूठा केस है, हमने कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी सारा देश में, सारा पृथ्वी में आपका देखो वर्ल्ड में अभी बड़ा संकट आ रहा है। अभी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, सब बोलते हैं, वो परिवेश दूषित हो रहे हैं, सब बोलते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं आते हैं। कोई लोग रिसर्च करते हैं, कोई लोग किताब लिख देते हैं, कोई लोग कुछ करते हैं, वो लोग करना भी चाहिए, जरूरत भी है, लेकिन जो लोग फील्ड में वही काम को रोकने के लिए जो लोग लड़ते हैं, बहुत सरकार उस लोग को दुश्मन मानते हैं, कंपनी दुश्मन मानते हैं, पुलिस दुश्मन मानते हैं, क्योंकि कंपनी का वो लोग काम करते हैं। इसलिए हमको भी बहुत झेलना पड़ता है, बहुत समस्या का सम्मुखीन होना पड़ता है। आप देखो, खाली गंधमार्दन जैसे जंगल, पहाड़, पानी, खनी, और एक बात बताना चाहता हूँ, 32 करोड़ रुपये बाल्को कंपनी ने खर्च किया था। 32 करोड़ खर्च करने के बाद भी वो लोग हट गया, वही बड़ी बात है। रेल लाइन बिछाया था आपका जो बक्साइट लेने के लिए, कोरबा को लेने के लिए वो लोग आपका रेल लाइन भी बिछाया था लखनऊ स्टेशन पर। जो लोग फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा। गंधमार्दन का और रिसर्च होना चाहिए। गंधमार्दन के ऊपर हमने जो फील्ड में काम करते हैं, गंधमार्दन
के ऊपर जो लोग बास करते हैं, जो आसपास का गांव का लोग जो बास करते हैं, अभी जो मॉडल अभी जो आ रहे, अभी जो शहरीकरण जो हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे उसका जो आपका ग्लोबलाइजेशन, आपका उदारीकरण, वो जो देखेंगे तो सारा वो डिजिटल इंडिया जो बोलते हैं, धीरे धीरे उसका जो प्रभाव भी पड़ रहे हैं गंगामर्दन के ऊपर, असर हो रहे हैं। इसलिए जो साथी लोग परिवेश के ऊपर काम कर रहे हैं, परिवेश प्रेमी है, उसको हम सहयोग मांगते हैं। उसके सबको हम कैसे जोड़ा पाएंगे और नेशनल लेवल में एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। गंगामर्दन नहीं है, जैसे नियमगिरी है, सीजी माली है, कुटरू माली है, बाफली माली है, अभी जो कल्लापाट है, कल्लापाट भी एक सेंचुरी है, वहां पर भी एक कंपनी लेने के लिए आ रहे हैं। जहां जहां पे वो जो परिवेश को खतरा आ रहे हैं, वो सब लोग को कैसे जुड़ाएंगे, और उसके ऊपर रिसर्च भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। रिसर्च हो के चुप हो जाएंगे तो नहीं। जहां जहां पर हमला हो रहे हैं परिवेश के ऊपर, तो हमने वहां पर वो विरोध करना चाहिए, और उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो रिसर्च होना भी चाहिए। एक ही तरफ होना नहीं, ठीक नहीं है। रिसर्च एंड एक्शन, तो हम परिवेश को रुकेंगे और सरकार को कोई कुछ जवाब देना पड़ेगा। अभी देश में आप देखोगे तो सारे वो नदियां को आप जोड़ना चाहते हैं। नदियां एक नदी नहीं है, नदी भी एक माँ है। नदी में मछली रहते हैं, आपका नदी में जो धीवर लोग रहते हैं उसका लाइवलीहुड, उसका संपर्क रहता है। और नदी में बहुत सारी, वो तो नेचुरल है ना, वो तो कोई नहीं बनाया ना। वो जो भी पहाड़, जंगल, नदी, नदियां, वो जो नेचुरल है उसको आप बना नहीं सकते। वो जो नेचुरल है, वो मिट्टी है, मिट्टी भी परिवेश के ऊपर है। अभी मिट्टी क्या हो रहा है, मिट्टी के ऊपर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देकर मिट्टी को खराब कर रहे हैं। आपका जो जैविक खेती हो रहा है, जैविक खेती होना चाहिए। आपका जैविक खेती होना से अभी कैंसर कहाँ, कैंसर बरगद में ज्यादा कैंसर है। अभी जो पेस्टिसाइड, आपका फर्टिलाइजर जो लोग हम खा रहे हैं, वो तो विष है ना, वो लोग पॉइजन है, पॉइजन हम खा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम काम करना चाहिए। क्योंकि वो जो सब जुड़े हुए हैं, आपका जो मिट्टी, पानी, जंगल, आपका जो नदी, सब ये जुड़े हुए हैं। ये जो सबको हम देखेंगे तो सब परिवेश है, परिवेश के ऊपर है। परिवेश के ऊपर हम बोलते हैं, सब वो बात रखते हैं क्या नहीं। जंगल में वन्य जंतु रहते हैं, जंगल में सरीसृप रहते हैं, जंगल में आपका वो जो पूरे पेड़ पौधे रहते हैं, जंगल में आपका जो छोटे छोटे कीड़े पतंगे रहते हैं। इसके बाद भी और कोई रहता है। वो हम जो लोग जंगल में आदिवासी लोग जो रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। आदिवासी जहां जहां पे आदिवासी है वहीं पे जंगल है। आदिवासी कभी भी जंगल का दुश्मन नहीं है। इसलिए हमने जब आंदोलन किया था, वो जो आदिवासी का ऊपर जो हमला हुआ, वही टाइम में यूपीए गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हमने मुलाकात किए थे जब 2006 में कानून आया, वही टाइम में पहले हम मुलाकात किए थे। तो देखो वो जो आईन आएगा, वो जो कानून आएगा, तो वो जंगल भी बचेगा, वन्य जंतु भी बचेगा, परिवेश भी सुरक्षा होगा। वो आईन आया, लेकिन दुर्भाग्य के बाद अभी और एक बात ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है, होने वाला है। क्योंकि जिस वो जो कम्युनिटी राइट, गोष्ठीगत अधिकार, गोष्ठी संबल अधिकार जो लोगों को देने के लिए जो कानून आया था, अभी वो सरकार नहीं देते, जानबूझ के नहीं देते। क्योंकि अभी कंपनी को देने के लिए वो लोग वो उसका रास्ता रखते हैं। इसलिए फॉरेस्ट 2022 वो लोग लेकर आ रहे हैं। साथियों, आज परिवेश के ऊपर हम तो बहुत चिंतित है।
क्या करें, समाज के जो सबसे नीचे जो लोग रहते हैं, तो वो लोग जितनी आसान से उसको समझा सकते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं, जो लोग उसके पास थोड़ा पैसा है, उसके पास थोड़ा पावर है, उसको कैसे हम समझाएं, उसको भी हमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो देखो अभी दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली का बोल रहे हैं नहीं ऐसे, वो तो कार तो नहीं कम कर रहे हैं, एक जन को एक कार है, लेकिन सरकार कार को बंद नहीं कर रहे है। अब एक ही कार एक परिवार में होगा तो चल जाएगा, लेकिन 5-5 कार है, 6-6 कार है, तो प्रदूषण कौन कर रहे हैं? वो गांव का वो जो लंगठी वाला वो लोग कर रहे हैं, या जो जिसके पास पैसा है, जो जिसके पास संपत्ति है, वो लोग कर रहे हैं। उसको भी हम ध्यान में रखते हुए उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी समाज का हिस्सा है। वही लोग समझेंगे तो परिवेश को हम सुरक्षित रख पाएंगे, उसका प्रभाव भी सरकार के ऊपर है। तो इसलिए हम सब मिलके वो ज्यादातर जुबायों और छात्रों, स्टूडेंट लोग को हम हर कॉलेज में, हर हाई स्कूल में और हर यूनिवर्सिटी में जरूर उसके ऊपर सेमिनार होना चाहिए, उसके ऊपर वर्कशॉप होना चाहिए, इसके ऊपर कोई साइकिल रैली होना चाहिए। तो समाज में एक मैसेज जाएगा, वो लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग, एकेडमिशियन, स्टूडेंट, यूथ, वो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कुछ है, उसका गंभीरता है, उसका महत्व है, तो जो लोग उसके ऊपर समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कोई जर्नलिस्ट है जो काम कर वो लिख रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मीडिया जब परिवेश के ऊपर नहीं बात करता है, मीडिया क्या है, मीडिया अभी जो माने जिसके ऊपर जिस लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको प्रचार कर रहे हैं। मीडिया का रोल मीडिया नहीं निभाता है आज देश में। इसलिए आज आपका ढिंकिया, आपका सुनते हैं ढिंकिया, जो आपका पॉस्को जो कंपनी आया था, वहां पर जो पॉस्को को विरोध किया है, इसके बाद जिंदल भी आया। जिंदल जब आया अभी जगतसिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, अभी लोगों को मार मार के पीट के अभी भी लोग जेल में, अभी भी लोग जेल में हैं। वो लोग हम मिट्टी नहीं छाड़ेंगे यहाँ पे, वो लोग बोलते हैं हमारा पान में जानते हैं आप, पान जो खाते हैं, पान मछली, वो जो मछली मिलते हैं, पान मिलते हैं, और धान जो हो, चावल वहां पर 1 नंबर है। तो इसलिए हमने धान पान मीना उसको हम इसलिए हम नहीं छोड़ते बोल के आंदोलन किया। उसको तो हट गया, लेकिन फिर जिंदल को लेकर आया। अभी जिंदल अभी लोगों के ऊपर सरकार मिलके तो लोगों के ऊपर बहुत मारपीट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसको ह्यूमन राइट को छीन ले रहे हैं। कोई मीडिया इतना जितना भी रूल निभाना है नहीं निभाते। इसलिए साथियों, देश में बहुत संकट है परिवेश के ऊपर। अभी गंधमार्दन एक हिस्सा है। अभी ये देखोगे तो आप हसदेव अरण्य में गया था, वो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य है, वहां पे भी लोग लड़ रहे हैं। वो जो अदानी जो कोयला खनन कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे भी बाघ है, भालू है, वो जंगल है। ये वही जो बात बोल रहे हैं, जहां जहां पे भी परिवेश के ऊपर काम वो लोग लड़ते हैं, लेकिन लोगों का भी ताकत लड़ते लड़ते टूट जाता है। कितना हद तक लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोचन जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि गंधमार्दन की लड़ाई पुरानी है लेकिन खत्म नहीं है, और ये लड़ाई सिर्फ गंधमार्दन और उसके आसपास रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है, प्रदेश की है और पूरे विश्व की है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। अभी तक त्रिलोचन जी ने उस आंदोलन का पृष्ठभूमि रखी है, उसमें किस तरह के काम हुए उसके बारे में रखे। अगर आप थोड़ी देर हमको उस आंदोलन के बारे में, बाल्को विरोध आंदोलन के बारे में थोड़ा और बताएंगे तो हमको थोड़ा और ज्ञान प्राप्त होगा। तो सर मेघराज जी, आप आप आपका आपके पास आ रहे हैं जी। सब साथियों जी, को सुनाई दे रहे हैं। नमस्ते, जिंदाबाद। सब साथियों को
मेरा क्रांतिकारी सलाम और जिंदाबाद। जो संदर्भ में आज चर्चा हो रही है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। तो जितने भी प्रकृति और परिवेश को आज हनन करने जा रहे हैं, तो इसीलिए तमाम इलाकों में लड़ाई भी जारी है। मगर इतना पूंजीवादी आक्रोश से लोगों के ऊपर हमला होता है, तो ये संदर्भ में थोड़ा चर्चा होना था। मेरे कहना यह है, जो गंधमार्दन के बारे में आपने मेरे को बोलने के लिए बताया, तो मैंने खुद गंधमार्दन आंदोलन के शुरू से मूवमेंट चलाने के लिए एक सारथी के रूप में काम करते थे। और 85 में हमने जो लड़ाई का दबदबा दिखाया, उसी टाइम में जो संवैधानिक अधिकार के लिए जो लड़ाई होता है, ये लड़ाई को डेमोक्रेसी वे से कुछ मदद भी मिल रहा था, मगर आज तो बिल्कुल है नहीं। दूसरी बात ये बोल सकता हूं कि ये जो नियमगिरी सुरक्षा समिति आंदोलन भी हम चलाते हैं, तो ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए जो लड़ते हैं, इकोलॉजी के लिए हम लड़ते हैं। तो इसीलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के बारे में हमको सोचना ही होगा। गंधमार्दन में 2 मुद्दे के आधार से हमको जीत भी मिला। एक तो परिवेश के आधार से लड़ाई शुरू हुई, दूसरी हमको मदद मिला, ये धार्मिक आधार से भी हमको मदद मिला, क्योंकि नरसिंहनाथ और हरिशंकर नाम का दोनों ये हिंदू लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल होता है। इसीलिए उड़ीसा का तमाम हिंदू धार्मिक लोग, कट्टर हिंदू लोगों तो हमको ज्यादा समर्थन दे रहे थे। तो दोनों आधार से हमको जो लोगों का समर्थन मिला, इसीलिए हम जीत भी लिया। दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि उसी टाइम कांग्रेस ने जो माइंस के लिए लड़ाई को दबाने के लिए जो प्रयास चला रहा था, जनता दल का बीजू पटनायक ने घोषित किया कि अगर हमारा सरकार आ जाएगी तो हम बालकों को हटा देंगे। ऐसा भी माहौल हो गया, चुनाव आ गया और बीजू पटनायक जीत भी लिया। और उड़ीसा में जो इन्होंने जो वादा किया था, इसको भी पूरी कर दिया और बालकों को ये जो ये जो गंधमार्दन से हटा दिया। तो हजारों लोगों जाकर के, मेरे तो याद होता है उसी टाइम में जो ब्लास्टिंग हुआ, ब्लास्टिंग होने के बाद जो छत के ऊपर जो हमारा उड़िया में कहा जाता है कोमरा, ये गिर पड़ा, 2-3 गिर पड़ा। तो इसीलिए लोग आतंकित हो गए और लोग आकर्षित होकर के भी आंदोलन के लिए समर्पित रूप में आंदोलन चलाया। हमने जो रास्ता रोको पिकेटिंग शुरू कर दिया। उसी टाइम में जम्बूवती बिजरा नाम का एक महिला थी। ये महिला अपना 2 बच्चा को लेकर आई और 2 बच्चा को जो गाड़ी ऊपर जा रहा था, ये गाड़ी का चक्का के नीचे 2 बच्चा को सुला दिया और आगे
जम्बूवती ने सो गई और कहा कि ये बच्चा के लिए मैं लड़ाई करता हूँ, ये बच्चा को पहले गाड़ी चपा करके आप मार डालो, बाद में मेरे को मार डालो, नहीं तो हम छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये हमारा जीवन और जीविका के आधार से ये जंगल है, प्रकृति और परिवेश हमको हर कुछ दे रहा है, इसीलिए हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक माहौल बना, बहुत महिला लोगों ने आंदोलन में कूद पड़ी। और ये महिला के लिए जहां भी महिला लोगों का लड़ाई नहीं होता, ये लड़ाई जीतने का मुश्किल हो जाता है। नियमगिरी में भी अगर महिला नहीं होते तो हम डिफीटेड हो जाते होंगे। तो गंधमार्दन में भी बहुत सारे महिला लोगों आगे आकर के ही सामना कर लिया, तो इसीलिए हमको ज्यादा ऊर्जा मिला। और गंधमार्दन में ये हमारा गलती थी कि हम लोकल लोगों को लीडरशिप हमने नहीं दिया था, बाहर लोगों से लीडरशिप ले लिया था। तो इसीलिए ये दिक्कत हो गया। जीत के बाद भी अभी लीडरशिप का थोड़ा गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। रूट में होता है, लोकल में होता होगा भी, तब तो ये लड़ाई जितने दिन तक जंगल रहेगी उतना दिन तक ही लड़ाई रहना चाहिए, नहीं तो जंगल आज नहीं तो कल इसको खुदाई करके ले जाएंगे, ये माइंस को खुदाई करके। इसीलिए हम एक जीत को जीत नहीं मानते हैं। तमाम जीतने के लिए हमारा जान जितने दिन रहेगा और जंगल का जितने दिन तक जंगल रहेगी उतना दिन तक हमको अगर लड़ाई नहीं करेंगे और तमाम लड़ाई को एक करके हम लड़ाई नहीं करेंगे, तब तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये जंगल के लिए हम तो ये बताते हैं कि अनाज के लिए खेती का आवश्यक होता है, खेती के लिए जमीन का आवश्यक होता है, जमीन के लिए पानी का आवश्यक होता है, पानी के लिए बारिश का आवश्यक होता है, और बारिश के लिए जंगल का बहुत आवश्यक होता है, और जंगल सुरक्षा के लिए मानविकता का बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए तो हर लोगों का हर मोमेंट को, जमीन के लिए लड़ने वाला को हम जुटाएंगे, ये जो पानी के लिए लड़ने वाला को हम जुटाएंगे, ये जंगल के लिए लड़ने वाला को हम जुटाएंगे, अनाज के लिए जो लोग काम करते हैं इनको भी हम जुटाएंगे। इस तरफ का तमाम मोमेंट को एक करके हम अगर नहीं लड़ेंगे, दो आपस में एक समूह बना करके ताकत हम नहीं दिखाएंगे, तो ये लड़ाई जीत का मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये लड़ाई पहले से जो लड़ाई था, आज का लड़ाई अलग दिखाई दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा सरकार और कंपनी दोनों मिलकर के एक एजेंडा बना लिया कि कोई शहर में समर्थन देंगे एक लड़ाई को तो इनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, और जिन्होंने जी जान लगा करके प्रकृति और परिवेश को बचाने के लिए लड़ाई करते हैं, और जंगल को ज्यादा से ज्यादा तो जंगल के ऊपर जो लड़ाई चलता है इसको माओवादी ही कहा जाता है, और उत्पीड़न दमन होता है। तो ये संकट से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं,
और इसीलिए एक डेमोक्रेसी मूवमेंट अगर नहीं चलाएंगे, कभी कभी तो कहां कहां माओवादी लोगों भी हमला भी कर देते। तो माओवादी का धारा से हम आंदोलन चलाएंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। अगर डेमोक्रेसी मूवमेंट को हमारा हथियार हम मानते हैं संविधान को, तो इस संविधान हथियार को पकड़ करके अगर हम आगे चलाएंगे, हमारा लड़ाई को दुर्बार करेंगे, तब हमारा जीत हो सकता है। तो नियमगिरी का भी भविष्य, ये जीत नहीं है, इनका भविष्य भी संकट में है। और गंधमार्दन का भी ये संकट दिखाई दे रहा है। इसका कारण मेरे को दिखाई देता है कि जो गंधमार्दन होते हुए एक ट्रेन लाइन के लिए प्रस्ताव पारित कर लिए हैं। दूसरी बात यह है, लोअर सुखतेल नाम का एक बांध भी बना लेते हैं। जहां पानी है, जहां ट्रेन लाइन है, वहां माइंस होता है। तो ये जनता के लिए ये डैम नहीं बन रहा है, और जनता के लिए ये जो रेल लाइन भी नहीं बन रहा है। पहले से हमारा कोरापुट जिला में जो रेल लाइन बिछाया गया था और इंद्रावती प्रोजेक्ट बना लिया, तो ये दोनों को उदाहरण के रूप में हम चिन्हित कर सकता हूं कि डैम बन गया और रेल लाइन बन गया, उसी टाइम में वहां माइंस खुदाई हो गया। ठीक ये डेंजर सिग्नल होता है कि ये जो गंधमार्दन के लिए भी जो रेलवे लाइन बनाने के लिए जो मुहिम चल रहा है, ये संकट की बात है। और अगला ये हमारा चुनौती भी होता है और चैलेंज होना चाहिए। और ये लड़ाई को कैसा हम बढ़ाएंगे और तमाम नेशनल मुद्दा बना करके इसको हम लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। ये मेरा भावना है और मेरा मन में ये दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबको शेयर कर लिया, और कुछ सीखने के लिए भी मैंने उपस्थित हूँ। कुछ लोग कुछ बताएंगे और कुछ हम करना पड़ेगा। करने के लिए हमको कुछ सुझाव दे तो हम लड़ाई को और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो धन्यवाद समस्त सबको। जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। जोहार लिंगराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस आपका टाइम देने के लिए और हमको इस आंदोलन से परिचित कराने के लिए, उसके इतिहास और भविष्य की संभावनाओं और खतरों से भी आगाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहले त्रिलोचन पूंजी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह गंधमार्दन का जो आंदोलन है वो सिर्फ गंधमार्दन या उसके आसपास के लोगों का नहीं, बल्कि ये पूरे प्रदेश का, देश का और समस्त विश्व का है। तो ये ना सोचे हम कहीं दूर बैठे हुए कि ये तो गंधमार्दन के लोगों का मामला है, हमारा क्या लेना देना है। तो वो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। कोई हम में से कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे थे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज या अनम्यूट कीजिए। सर, हाँ जी, नमस्कार सर, मैं हरिशंकर बोल रहा हूँ। मेरा लिंगराज जी से और भी जो एक वक्ता थे त्रिलोचन जी, ये दोनों से ये सवाल है कि गंधमार्दन पे कितनी आबादी अभी वो निर्भर हैं। तो एक चीज तो ये है कि कितनी आबादी गंधमार्दन पर्वत पे निर्भर हैं, और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उनकी लाइफ स्टाइल या उनका कल्चर जो है सो खतरे पे पड़ने का डर है। और दूसरा कि ये मुद्दा नेशनल मुद्दा तो है ही है, और हर किसी को अपने इसके साथ जोड़ के देखना चाहिए, सही बात है।
लेकिन जितने लोग उससे इफेक्टेड होने वाले हैं इस समस्या से, जिनका कल्चर है या इन्वायरमेंटल इशू वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, या जो विस्थापित होंगे वहाँ से, उनका नेचुरल शेल्टर खत्म होगा। सबसे पहले जितने लोग हैं वहाँ पे आम आदमी लोग, जो आम आदिवासी लोग हैं, तो वो लोग कितना इसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और वो कितना इसके इसके लिए लड़ने के पक्ष में हैं, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो या फिर वो उन रोड पे उतरने की लड़ाई हो, गांधीवादी लड़ाई हो, तो कितने लोग हैं कि उसको, उस मुद्दे को समझ रहे हैं और उसके लिए वो रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं, या जो भी अभी गवर्नेंस में है उनके खिलाफ वो काम कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा ये है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी समर्थन अगर मिलता है किसी भी एनवायरमेंटलिस्ट का या फिर किसी सोशल वर्कर का, तो वो ले सकते हैं समर्थन। लेकिन सबसे पहले जो वहाँ के लोकल लोग हैं, 100 में से 90% कम से कम वो इस बात को उनको समझना पड़ेगा कि इशू क्या है। और ये लड़ाई किसी नेता का या किसी संगठन का नहीं होनी चाहिए, ये आम जनता का होना चाहिए, जो पंजाब और हरियाणा पूरे देश के किसानों ने जैसे लड़ा, तो उस तरह से शुरुआत होनी चाहिए। बाद में पीछे से जिनको सपोर्ट करना होगा, कोई संगठन या कोई व्यक्तिगत वहां आकर के आपके लिए काम करे, तो वो पीछे का मुद्दा है कि कोई आएंगे। लेकिन सबसे पहला जो है, पहला कदम वहाँ के सभी जनता को हरिशंकर है। उठानी पड़ेगी। जी हाँ हरिशंकर, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन भी है और आपने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। लिंगराज जी, अगर आप कुछ रिस्पॉन्स करना चाहें तो। जी देखिए, जो सवाल आपने पूछा ये सही है। तो गंधमार्दन पहाड़ 36 वर्ग किलोमीटर होता है। इनका आबादी 36 वर्ग किलोमीटर होता है। दूसरी बात यह है कि कितने लोगों का, ये तो मैं गिनती से नहीं बता पाऊंगा। ये 2 जिला का बॉर्डर में गंधमार्दन पहाड़ विराजित। तो 2 जिला का तमाम लोग जो आसपास में रहते हैं, इनका गिनती से कम भी हो सकता है। मगर जो धार्मिक आधार से ये पहाड़ से जिन्होंने समझ लेते हैं, ये तो पूरा तमाम उड़ीसा का बहुत सारे लोग मदद करते हैं। दूसरी बात ये होता है कि कितने लोग आंदोलन में शामिल होते हैं, ये तो गंभीर प्रश्न है। तो हर जगह में कहाँ भी लड़ाई होता है तो 4 टाइप का लोग रहते हैं। कुछ लोग लड़ाई करते हैं और कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ लोग खामोश होकर के देखते हैं और कुछ लोग दोनों टाइप का विरोधी लोगों को भी सलाह देते हैं और ये जो समर्थन लोगों को भी सलाह देते हैं। तो इस टाइप का होता है। तो जिन्होंने जी जान लगा करके 4 हिस्सा में जो बटा गया, एक हिस्सा का लोग अगर लड़ाई करेंगे तो तमाम हर लोगों के हित में आ सकता है और वो ये ही लड़ाई में जीत होता है। और ज्यादा लोग लड़ाई में नहीं रहते हैं। ये हर मोमेंट में मैं देखता हूँ और जितने भी मैं मोमेंट चलाता हूँ, हर जगह में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मैं तो गंधमार्दन के बाद काशीपुर मूवमेंट चला रहा था, काशीपुर में काम करता था और काशीपुर के बाद हम आ करके नियमगिरी मूवमेंट को चलाया। तो नियमगिरी मूवमेंट, उड़ीसा का जितने भी मूवमेंट चलता है, हर मूवमेंट में जाकर के मदद देते हैं। मगर दूसरी मूवमेंट का लोगों ने ये समझ नहीं होता है कि हमारा नियमगिरी को कम लोग आते हैं,
ये गंधमार्दन से आ रहे थे, और पोस्को का लोग तो बिल्कुल नहीं हमारा पास नहीं आ रहे थे। पोस्को को हमारा नियमगिरी से 20-25 बार हमारा लोग जा करके ताकत दे लिए। तो ये विडंबना होता है। कलिंग नगर में जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई में ये जो हमारा नियमगिरी का जितने साथी जा करके बार बार जाते हैं और मदद देते हैं, इनको ताकत देते हैं, मगर कलिंग नगर का लोगों ने हमारा पास नहीं आते। तो ये सोच समाज अगर हर मोमेंट में नहीं होगा तो ये बड़ दिक्कत की बात होता है, ये विडंबना की बात भी कहा जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में करीब लाखों लोगों ने गंधमार्दन पहाड़ के ऊपर निर्भर करते हैं, धार्मिक स्पिरिचुअल हो या ये जो इन्वायरमेंट के लिए हो। ये तीनों चीजों को मन बना करके और ये तीनों चीजों का मुद्दा को लेकर के मदद देने वाला लाखों से ज्यादा हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लिंगराज जी। कोई और है जो एक लास्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे? ओके, अगर कोई नहीं है तो हमारे साथ गुलाब जी हैं। गुलाब जी गंधमार्दन इलाके से ही आते हैं। वो इस आंदोलन को उन्होंने देखा भी होगा और लेकिन वर्तमान में उस एरिया में काम भी करते हैं। तो मैं गुलाब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बस 2 मिनट में थोड़ा अपनी बात रखें कि वो इस आंदोलन और उसके आसपास की गतिविधियों को आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं। गुलाब जी। हाँ जी जी। और पूंजी जी और लिंगराज जी के साथ तो अभी भी संपर्क है। तो वो तो पहला जो मैं 2000 जो कॉन्टिनेंटल रिसोर्स लिमिटेड जो आया था 99 में, वही टाइम में मैं जो पढ़ाई कर रहा था, वही टाइम में वही आंदोलन में थोड़ा मैं शामिल हुआ था। तो वहां से मेरे को जानकारी मिला कि वही जो आंदोलन के बारे में। तो अभी मैं आंदोलन के बारे में तो साथी लोग बोल चुके हैं, मैं भी इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ वही आंदोलन के बारे में, लेकिन इसके समझ है कि वो हमारा इलाका में भी है कि अगर गंधमार्दन खनि खनन होगा तो यहाँ मरुड़ी का स्थिति होगा, जो ड्रॉट हो जाए, सूखा आ जाएगा। तो ये बीडीनाथ चौधरी भी रिपोर्ट एक दिया था कि उनका तो ये पहाड़ के 10 किलोमीटर रेडियस से वो मरुभूमि का असर पड़ेगा। तो ये 10 किलोमीटर नहीं होगा, पूरा इलाका से मरुभूमि हो जाएगा, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो मैं ये के बारे में बोलता चाहता हूँ कि जो अभी जो नियमगिरी में भी हुआ है, जो अभी जो वेदांत का जो ये हुआ है, तो ये जो जंगल अधिकार आइन जो आया है 2006 का बारे में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गंधमार्दन एरिया में भी उसको कम्युनिटी राइट कैसे मिलेगा, इसके लिए दावा भी डाला है, लेकिन उसको सरकार नहीं देता है। तो ये भी लिंगराज जी जो बोल रहे थे, ये भी सरकार का एक उनका जो स्ट्रैटेजी होगा कि इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर दे देंगे तो फिर वो ग्राम सभा के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो जो गंधमार्दन का चारी जो बलांगीर और बरगढ़ के चारी तरफ वो जो कम्युनिटी राइट 2007 में भी क्लेम हुआ था, 2008-9 में भी, 2012 का जो अमेंडमेंट हुआ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उसके बाद में भी हुआ है। अभी भी गंधमार्दन के आसपास का जो खपराखोल ब्लॉक में देखेंगे तो हमारा इलाका में कम्युनिटी राइट क्लेम हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए हमारा परसों ये 17 तारीख में एक हमारा जिंदाबाद संगठन के साथ एक ये था, रैली भी था बलानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने भी। तो वही बात को उठाए थे कि कम्युनिटी राइट हमको देना चाहिए। तो वो डिपेंडेंसी जितना वहाँ का जो जीवन और जीविका जुड़ा हुआ है जंगल के साथ, तो उसका अगर देंगे तो वही लोग का जो जीवन और जीविका के साथ साथ वो जंगल अधिकार का जो बायोडायवर्सिटी
भी है वो सुरक्षा हो पाएगा। लेकिन यहाँ का जो लोग मानते हैं कि जंगल अधिकार, सरकार लोग मानते हैं कि जंगल अधिकार मिल जाए सिर्फ जमीन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जो कम्युनिटी राइट जंगल सुरक्षा करने के लिए और उनका जैव विविधता सुरक्षा करने के लिए और उनका जीवन जीविका रहने के लिए, तो उसके हम जोर देकर बोलते हैं। लेकिन अभी तक के लिए देखेंगे तो बोलांगीर सिर्फ 12 जो 12 CFR मिला है, लेकिन ये जो गंधमार्दन इलाका में नहीं दिया है। तो ये क्या सोचेंगे तो ये अलग चीज है। तो लेकिन जो भी दिए हैं, जहां जंगल अधिकार का आइन के जो JFM जहां हुआ है वहां दिए हैं, लेकिन फॉरेस्ट राइट का जो आने के बाद तो JFM का काम नहीं है, तो उसको नहीं मानते हैं। तो ये भी जो आइन आने के बाद ही ये भी एक चैलेंजेस है, वो जो और एक दूसरे बार फॉरेस्ट राइट एक्ट का अन्याय है, इनजस्टिस होने वाला है। और एक बात है कि जो जंगल संरक्षण आइन जो बोल रहे थे पुंजी जी 2022 का जो आ रहा है, तो उसमें तो ग्राम सभा का पावर ही नहीं है, वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही सब है। तो ये बहुत खतरे महसूस हो रहे हैं। तो वही हिसाब से देखेंगे तो कानून आने के बाद भी उनको जो लोगों को जो अधिकार देने हैं वही भी नहीं मिलता है। तो ये मैं रखना चाहता हूँ, इतना ही है। तो धन्यवाद, हमको कुछ वक्त मिला जो बोलने के लिए। जीत जी, थैंक यू सो मच गुलाब जी। मैं लिंगराज जी का और त्रिलोचन जी का आभारी हूँ कि आपने समय दिया इस विषय पे बातचीत करने के लिए, और आप सब लोग जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी रजनीश, अरुण, हमारे डायरेक्टर विजय महाजन जी, आदिल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।